तो हेलो हेलो एवरीवन, ये मेरा सेकंड वीडियो है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने प्रूव किए थे पैराबोला की कुछ रिजल्ट्स जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। इस वीडियो में मैं प्रूव करूंगा एलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए वैसे ही कुछ रिजल्ट्स जो कि अगेन क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगे। इन दोनों के मैं साथ में इसलिए प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी सिमिलर चैप्टर हैं और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो कि इन दोनों में एग्जैक्टली सेम होंगे, तो रिमेम्बर करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। If H represents a standard hyperbola and H dash represents its conjugate hyperbola, then prove। ये रिलेशन प्रूव करना है हमें इनकी सेंट्रिसिटीज का। तो ठीक है, पहले मैं H ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और H डैश हो जाएगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर आपको इनकी इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि अंडर रूट 1 प्लस जिस भी कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा रखा है, जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर वाले के आगे माइनस लगा रखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर वाले के आगे माइनस लगा रखा है, तो उस केस में वो कोफिशिएंट ऊपर लिखा जाएगा। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड वाले हाइपरबोला में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा और कॉन्जुगेट वाले में अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब तो ये काफी आसान हो गया, बस आसान सा रिजल्ट है काफी है। तो ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड ई एच डैश स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, है ना यहाँ पे। तो फिर अब 1 बाई ई एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई एच डैश स्क्वायर जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस हो गया प्रूफ ये। 1 अपॉन ई एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई एच डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। काफी आसान रिजल्ट था ये, याद करने में भी काफी आसान है। ठीक है, तो अब हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिराइव द इक्वेशंस ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ all the points where perpendicular tangents meet। तो मान लो जैसे ये दो tangent बना रखी मैंने इस एलिप्स पे और ये दोनों इस पॉइंट में मिल रही हैं और परपेंडिकुलरली मिल रही हैं। तो जो इस पॉइंट का लोकस होगा, ये पॉइंट जैसे मैं कह देता हूँ पी एच कॉमा के, तो इस पॉइंट पी का हमें सबसे पहले एलिप्स के लिए लोकस निकालना है। तो देखो ये काफी आसान तरीका है इसको निकालने का। अगर आपको पता होगा कि अगर हम एलिप्स की जब टेंजेंट लिखते हैं, दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं थीटा वाले फॉर्म में, या फिर हम लिख सकते हैं स्लोप वाले फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम सारी जनरल टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है मैंने। ठीक है, तो अब मैं इसमें h कॉमा के सेटिस्फाई करा देता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा k माइनस एम एच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोफिशिएंट्स देखते हैं। एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एम, नहीं यहाँ पे एम स्क्वायर इसके साथ और कोफिशिएंट आएगा, एक सेकेंड सॉरी। एम स्क्वायर इंटू यहाँ से आएगा एच स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद एम का एक कोफिशिएंट है -2m h k। उसके बाद है प्लस कांस्टेंट टर्म होगी के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की अब वही बात है, काफी बेसिक सी चीज है कि अगर इसकी स्लोप m1 कह दूं और इसकी स्लोप m2 कह दूं, तो हमें पता है m1 m2 का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो बस यार वही करना है।
प्रोडक्ट -1 रख देते हैं। तो सी बाय ए इज के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। Therefore, k square minus b square is equal to a square minus h square. H square plus k square is equal to a square plus b square. Therefore, x square plus y square is equal to a square plus b square. This is the director's circle of ellipse. पैराबोला के केस में क्या आया था? स्ट्रेट लाइन आया था, उस केस में डायरेक्ट्रिक्स पे ही मीट कर जा रहे थे, लेकिन इस केस में एक सर्कल ही आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब अगेन इस हाइपरबोला के लिए प्रूफ करना है। हाइपरबोला के लिए भी ऐसे ही प्रूफ करना है। अगर ये मान लो मैं पॉइंट कह दूं, सॉरी ये पॉइंट कह दूं अगर मैं P अगेन H कॉमा के, सो फिर स्लो फॉर्म लिखनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन याद रखने में, अगर इतनी सारी इक्वेशन आपको याद नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हो, बस जैसे ये एक इक्वेशन याद कर ली बस। अब जो एलिप्स की इक्वेशन हम लिखते हैं, जनरल इक्वेशन, वो ऐसे ही होती है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जो यहाँ पे हाइपरबोला की लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आ जाता है बस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप इसको इफेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा के बस यहाँ माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता है ना। तो बस यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, जब हम ये डिराइव कर रहे होंगे, बस यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में मेरे को बस माइनस बी स्क्वायर पटक देना है, बस ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अगेन यहाँ पे मैं एच कॉमा की फिर से पुट करता हूँ, के माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे तो मतलब इतनी वो तकलीफ लेने की जरूरत है नहीं। अगर हमें पता है कि यहाँ पे टेंजेंट में बस माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करना है, तो हमें पता है जो डायरेक्टर सर्कल आएगा वो पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन चलो प्रूफ करना है तो प्रूफ तो करना ही है ना, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो के माइनस एम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से कोफिशिएंट्स लिखते हैं, एम स्क्वायर में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू एम के एच प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर अगेन m1 m2 -1, तो c बाय a इक्वल टू -1। के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देयरफॉर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लो ये भी प्रूव हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चीज की, जब भी हम एलिप्स के लिए कुछ कर रहे होते हैं हमें ना डोमेन की टेंशन नहीं लेनी होती, क्योंकि हमें पता है कि हमें, मान लो अगर जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाया है, ए ग्रेटर देन बी है, तो लेकिन इस चीज की इतनी कोई वो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल में भी मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो कोई डोमेन वायलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हाइपरबोला के केस में मैं देखूं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सो इफ मेरा अगर जो बी है, बी ए से बड़ा हो गया, उस केस में जो मेरा डायरेक्टर सर्कल है वही डिफाइन नहीं होगा। तो कभी कभार इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि ये क्वेश्चंस में इतना मतलब ये दिक्कत आती नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे तो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, हाँ ये बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे रिलेटेड एक जेई एडवांस में भी सवाल आया था, 2022 में आया था शायद, और वो मतलब सबसे टफेस्ट सवाल था उस साल का, है ना। और इफेक्टिवली अगर ये प्रॉपर्टी याद होती तो शायद वो 1 मिनट से कम में भी हो जाता। ठीक है, तो देखते हैं।
prove that the product of perpendicular distances from foci to any tangent on ellipse is equal to length of semi minor axis का square। ठीक है, तो देखो एलिप्स है ये, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स लिया है, तो कंसिडरिंग ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे मेरे को प्रूफ क्या करना है कि मान लो ये फोकस है एस, ये फोकस है एस डैश, ये मान लो है पी, और ये मान लो है पी डैश। So prove that product of perpendicular distances from foci to any tangent on ellipse। ये कोई रैंडम टेंजेंट बनाई है मैंने, और जो फोकस है दोनों फोकस से इस पे परपेंडिकुलर गिरा है, तो हमें इफेक्टिवली ये प्रूफ करना है कि जो एस पी इंटू एस डैश पी डैश का जो प्रोडक्ट होगा वो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अब इस केस में सेमी माइनर एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है, तो फिर इसकी लेंथ क्या होती है 2b, सेमी माइनर की एक्सिस एक्सिस की लेंथ हो जाएगी b। तो हमें प्रूफ करना है एस पी इंटू एस डैश पी डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। अगर वर्टिकल एलिप्स होता उस केस में यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाता, तो बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें मैं टेंजेंट जो है ये, इसको मैं सपोज कर लेता हूं ऐसे, एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इक्वल टू में 1, है ना। तो अब बस ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही हो जाएगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इसको। तो एस एस क्या है, ए ई कॉमा जीरो, तो ए ई कॉमा जीरो से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, ए ई कॉमा जीरो, तो ये हो जाएगा मोड में ई कॉस थीटा -1 अपॉन में इस चीज पूरे का इस चीज का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। ठीक है, एंड पी डैश एस डैश ये हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे ये माइनस ए कॉमा जीरो है, जब मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो वो आएगा मॉड में माइनस ई कॉस थीटा -1। तो क्योंकि मॉड है तो मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ और वैल्यू तब भी सेम रहेगी, तो मैं सीधा इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ ई कॉस थीटा +1। ठीक है, वो समझ आया होगा। तो नीचे वही आएगा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट भी है, सॉरी माय बैड माय बैड, यहाँ पे अंडर रूट भी है। तो बस अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी एस इंटू में पी डैश एस डैश, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में, अब अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। हाँ, तो अब इसमें क्या करना है, अब हमें पता है कि ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो उसमें कॉस स्क्वायर थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 यहाँ पे है अपॉन में यही कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। तो देखो अब अब मैं फिर से वही चीज करूंगा, क्या, पी डैश एस डैश, फिर से वही चीज करूंगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस में पूरे से कॉमन निकाल लूंगा, तो अंदर सारा पॉजिटिव बन जाएगा मॉड के अंदर। फिर फ्रैंकली मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई नहीं, लगा देते, इतनी कोई गुना नहीं है।
प्लस b² / a² cos² थीटा अपॉन में cos² थीटा / a² प्लस sin² थीटा / b²। ना अभी देखना सारा कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अब एलसीएम ले लो हर चीज में। a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा बाय a² अपॉन यहाँ पे लेंगे तो b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा अपॉन a² b²। है ना? तो देखो अब ये चीज पूरी कैंसिल, ये चीज पूरी कैंसिल, यहाँ से a² है कैंसिल, 1/b² है, 1/b² है तो ये चला जाएगा कहाँ ऊपर। तो बस यही आ गया, PS इंटू P' S' इज इक्वल टू b²। है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जरूर ध्यान रखना है। और अच्छा, सेम ये प्रॉपर्टी सेम टू सेम हाइपरबोला के लिए भी वैलिड है ना? हाइपरबोला के लिए भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है, पूरी वैलिड है ना? तो जो जेई का सवाल आया था, जेई एडवांस का, वो ये हाइपरबोला के उस पे ही आया था कि हाइपरबोला है, उस पे एक टेंजेंट बनाई है और भी उसमें मतलब 10 चीजें ऐड करी थी, जैसे नॉर्मल जे एडवांस करता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी एकदम यही वाली यूज हो रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ काफी जरूरी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है? तो देखो, हाँ, ये काफी आसान सवाल है, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें मैं ऑर्थोगोनैलिटी बताता हूँ ये होती क्या है। तो देखो पहले ये सवाल पढ़ लेते हैं। इफ द कर्व्स दिस एंड दिस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली देन प्रूव दैट ये रिलेशन। तो देखो ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या होता है। मान लो ये कर्व बनाया एक, ये कर्व बनाया दो, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है हमारा x1, y1। ये कर्व अपना fx, ये कर्व अपना gx। ठीक है? तो जब मैं fx के ऊपर एक टेंजेंट बनाऊंगा और gx के ऊपर एक टेंजेंट बनाऊंगा जो कि दोनों इस पॉइंट से पास करेंगी, तो उन दोनों का जो बीच में एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देयरफॉर अगर जो मैं यहाँ पे टेंजेंट बना रहा हूँ, है ना, मान लो मैंने ये टेंजेंट बना दी इसके ऊपर, और ये टेंजेंट बना दी मैंने जीएक्स के ऊपर। है ना? टेंजेंट कोई अच्छी बनी नहीं है, लेकिन बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर इसका स्लोप m1 होगा, इसका स्लोप m2 होगा, तो m1 m2 जो होने चाहिए वो -1 होने चाहिए। है ना? तो बस हमें ये दे रखा है कि ये दो कर्व्स ऑर्थोगोनल है, तो हमें ये चीज बस प्रूफ करनी है। वैसे तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये एओडी में कराया जाता है ना? अब एओडी में कराने की मेरे हिसाब से जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये कोनिक सेक्शन में भी मतलब कराया जा सकता है। तो अब देखो, पहले मैं यूज करता हूं। अब मान लो मैंने ये मतलब मान लो चलो एफ एक्स है, ये मान लो जी एक्स है ना? तो जो ये पॉइंट है, ये एफ एक्स और जी एक्स दोनों में लाई कर रहे हैं। अरे भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो फिर अब मैं इनको इसमें सेटिस्फाई करवा दूंगा। तो a1 x1² प्लस b1 y1² इक्वल टू 1, और a2 x2, सॉरी x2 नहीं, x1 ही था वो, a2 x1² प्लस b2 y1² इक्वल टू 1। ये क्यों करा है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, इसके प्रूफ में काम आएगा। ठीक है? तो देखो, अब अगर मेरे को टेंजेंट लिखनी है, अब ये सवाल एओडी में कराया इसलिए जाता है क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं, इस पे डीवाई बाई डीएक्स करवा के टेंजेंट लिखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से उसकी नीड नहीं है। अगर कोई भी हमें 2 डिग्री कर्व दे रखा हो और
उसमें कोई भी एट पॉइंट P जो कि x1 y1 है, अगर हमें उस पे टेंजेंट लिखनी हो तो हम t इक्वल टू 0 से लिख सकते हैं। ठीक है, t इक्वल टू 0 में हमें पता है कि, एक मैं छोटा सा यहाँ पे डब्बा सा बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को सिमिलरली वाई वाई वन से करना होगा, एक्स को रिप्लेस करना होता है एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, सिमिलरली फॉर वाई। कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट ही रहता है, और एक टर्म अगर एक्स वाई की टर्म है तो वो रिप्लेस होती है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई एक्स वन बाई टू से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यूज होता है। और वैसे इस वीडियो में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के मेरे पास वो कोई नहीं है, उसके लिए मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाना चाहता हूँ, है ना, उसमें मैं एसिम्प्टोट्स वगैरह सब बताऊंगा। तो वो वीडियो थोड़ी बाद में बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें कंटिन्यू करता है, टी इक्वल टू 0 से एफ एक्स के ऊपर टेंजेंट लिख देते हैं बस। तो ये आ जाएगा a1 x1 x प्लस b1 y1 y इक्वल टू 1। अब इस पे लिखते हैं gx पे a2 x1 x प्लस b2 y1 y इक्वल टू 1, है ना। अब बस क्या करना है, इसके इनके जो स्लोप है m1 m2 वो -1 करना है। तो ये बात, इसका स्लोप देख लो, पहली वाली का जो स्लोप है इस वाली का, दैट इज माइनस a1 x1 बाय b1 y1। दूसरे वाले का स्लोप देखते हैं, दैट इज माइनस a2 x1 बाय b2 y1। पता है ना कैसे लिख रहा हूँ, -x/a, सॉरी, -x/y माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ऐसे स्लोप लिखते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, -1। तो देखो यहाँ पे आ गया a1 a2 अपॉन में b1 b2 इंटू x1/y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब जो शुरू में मैंने चीज करी थी, शुरू में क्या करा था, ये जो इक्वेशंस लिखी थी, अगर मैं इस वाली को 1 बोल दूं, इस वाली को 2 बोल दूं, है ना, यहाँ पे एक डब्बा थोड़ा सा फिर से बना दूं, तो और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 - 2, तो यहाँ से मैं x1² बाय y1² निकालूंगा। तो ये पे यहाँ पे आ जाएगा a1 - a2 इंटू x1² प्लस b1 - b2 इंटू y1² इक्वल टू 0। तो x1/y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस b1 - b2 अपॉन a1 - a2, है ना। बस अब इस चीज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, a1 a2 अपॉन b1 b2, ये वाला माइनस और जो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा b1 - b2 अपॉन a1 - a2। समझदार लोगों को पता लग गया होगा, सवाल हो चुका है बस। तो a1 - a2 बाय a1 a2 इक्वल टू b1 - b2 अपॉन b1 b2। स्प्लिट करोगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों जगह, तो आ जाएगा 1/a1 -1/a2 इक्वल टू 1/b1 - 1 बाय, अच्छे से लिखना है ये, 1/b1 - 1/b2। ठीक है, तो बस ये भी, ये क्या होता है कि ये सवाल काफी कोचिंग सेंटर्स के मॉक टेस्ट में दे देते हैं। तो अगर ये रिजल्ट डायरेक्टली याद हो तो काफी सीधे सवाल सॉल्व करने में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा था, गुड क्वेश्चन। इसको एओडी से भी करा जा सकता है, एओडी से भी ऐसे ही करना है कि इसकी डीवाई बाई डी एक्स इक्वेशन लिखनी है, इसकी भी डीवाई बाई डी एक्स इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद -1 करके लिखना है, लेकिन इफेक्टिवली यही मेथड सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। ठीक है, चलिए, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स
from focus to any variable tangent on ellipse. ओके ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान है, ये भी काफी जरूरी है। अब चलो पहला ही कर, इस ये वाला कर लेते हैं, ये भी अच्छा जरूरी है। हाँ, तो अब मान लो मैंने ये एक वेरिएबल टेंजेंट बनाई है, और ये पॉइंट अगर मैं कह रहा हूँ एस डैश -a, 0, और ये जो है इसका ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ। ए हेयर इज एच कॉमा के। ए हेयर इज एच कॉमा के। अब अगेन, तो ये जो टेंजेंट है इसकी मैं जनरल इक्वेशन स्लोप फॉर्म वाली लिखूंगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैं इस ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराऊंगा, तो वही जैसे पिछले वाले सवाल में किया था, के माइनस एम एच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, या फिर स्क्वायरिंग करने से पहले रुको, है ना, अभी थोड़ा नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, सो अब ये जो पॉइंट है एस डैश, दिस इज a,0 -a,0, सॉरी। अब अगर जो ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन मैंने ये लिखी है, इसका स्लोप क्या है m। तो जो ये लाइन होगी, अगर इसका स्लोप m है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप -1/m होगी। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखता हूं एस डैश ए की, है ना। पॉइंट मेरे पास है, पॉइंट मेरे पास ये है एस डैश है, और स्लोप मेरे पास है ही। तो देखो y इज इक्वल टू -1/m। अब यहाँ पे मैं ये लिखूंगा x प्लस माइनस ए। अब मैंने प्लस माइनस ए क्यों लिखा? अब देखो पहला फोकस है ये, दूसरा फोकस होगा ये s, ये है a,0। तो तो मतलब असेंशियली अगर मैं s डैश से इस पे परपेंडिकुलर डालूं, या फिर s से इस पे परपेंडिकुलर डालूं, दोनों के जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे वो सेम ही लोकस पे लाई करेंगे, है ना। तो अगर हम ये इसको लेके इक्वेशन लिखे इस लाइन की, या फिर इसको लेके इक्वेशन लिखे इस लाइन की, तो फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए मैंने प्लस माइनस लिख के दोनों को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इस पे आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। अगर मतलब कंफ्यूज होंगे तो फिर मैं यहाँ पे माइनस ही लिख देता हूँ, है ना, माइनस ही लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली प्लस माइनस ही लिखना ज्यादा बेटर रहता है। कोई नहीं, अभी यही लिख रहा है। ठीक है, तो जब इसकी इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा x प्लस एम वाई इक्वल टू -a। ठीक है, अब अच्छा ये पॉइंट भी इस पे लाई करता है, जो पॉइंट a है वो इस पे भी तो लाई करता है ना। तो ये भी सेटिस्फाई करा देते हैं, h प्लस एम के इक्वल टू -a। अब इसको करते हैं स्क्वायर, इस वाली को स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये चीज अपने पास, k माइनस एम एच का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और इसको भी स्क्वायर करते हैं हम, इसको स्क्वायर करने पे आएगा एच प्लस एम के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, अब इनको करते हैं ऐड, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जो -2 वाली टर्म होगी, यहाँ से -2 mh के आएगी, यहाँ से +2 mh के आएगी, वो हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से आएगी के स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर की ये टर्म आएगी, यहाँ से के स्क्वायर की टर्म आएगी, प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर, है ना। उसके बाद यहाँ से टर्म आएगी एम स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ से टर्म आएगी प्लस एच स्क्वायर। -2 mh के +2 mh के हो जाएंगी कैंसिल। आर एच एस में है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। अब यहां से मुझे दिख रहा है 1/m स्क्वायर, इसको मैं ऐसे फैक्टराइज कर देता हूँ, इंटू के स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू,
तो अगर आपको पता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से ही आता ही है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इफेक्टिवली ये चीज बन जाएगी ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो उस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब वन बाय एम स्क्वायर हर जगह से हो रहा है कैंसिल, तो ये चीज आ गई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो ये होता है हमारा, ये आपको पता ही होगा, दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ये भी याद होनी चाहिए। अब हाँ, ये बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे सवाल होते हैं, मेंस और एडवांस दोनों में आते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी होती है लोकस निकालने के लिए। ये जो दो ये सवाल दिख रहे हैं ये लोकस के ही हैं, इसमें थोड़े अलग तरीके से लोकस निकाला जाएगा, बताता हूँ क्या। पहले ये वाला करते हैं, डिराइव द ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो यहाँ पे एलिप्स है, यहाँ पे हाइपरबोला है, दोनों की ऑल्टरनेट डेफिनेशन डिराइव करते हैं। तो देखो, ये है पॉइंट पी, इस एलिप्स में मैं बोल दे रहा हूँ x1, y1। ये है पहली डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू ए बाई, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए बाई। ठीक है। तो देखो, ये अगर पॉइंट्स है s और s डैश, ये मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बना दे रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स पे। ये है m और ये है m डैश। अब मुझे पता है, आपको भी पता है, अगर मैं एक सेकंड ज्वाइन भी कर देता हूँ ना, कि अगर मैं फोकल डिस्टेंस पीएस पूछूं, फोकल डिस्टेंस पीएस पूछूं, तो कोनिक सेक्शन में ये अनसेड रूल होता है कि अगर हमें फोकल डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम फोकस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के नहीं निकालते, हम डायरेक्ट्रिक्स से निकालते हैं। तो अगर मैं पी का एस से फोकल डिस्टेंस पूछूं, तो वो इसेंशियली एसेंट्रिसिटी टाइम्स पीएम हो जाएगा। सॉरी, एसेंट्रिसिटी टाइम्स पीएम हो जाएगा। तो पीएस की वैल्यू हो जाएगी ई टाइम्स। अब पीएम कैसे लिखे, पीएम है ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये इतना सा डिस्टेंस, ये इतना सा डिस्टेंस है x1, ये इतना सारा डिस्टेंस है a बाई ई। तो ये हो जाएगा a बाई ई माइनस में x1। देयरफॉर पीएस इज इक्वल टू a माइनस ई x1, है ना। तो ये आ गई पहली चीज। अब सिमिलरली अगर मैं दूसरे फोकस से पूछूं पी एस डैश, तो फिर दिस वुड बी इक्वल टू ई पी एम डैश। अब अगर आप पूछोगे कि यार तुमने पी एस का जब डिस्टेंस लिख रहा था तो उसको ई पी एम डैश क्यों नहीं लिख दिया, तो यार ये काफी बेसिक सी बात है कि अगर मेरे को इस वाले फोकस से इसका डिस्टेंस निकालना है तो इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स ही यूज करूंगा, है ना। ये काफी यूट्यूब वीडियोस के उसमें कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं कि यार तूने कि सर आपने ये वाला यूज क्यों नहीं किया, इस वाले से क्यों निकाल लिया। तो यार, तो जहां पे भी फोकस होता है उस साइड की डायरेक्ट्रिक्स यूज करनी होती है। तो देयरफॉर पी एस डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखो, पी एम डैश है ये डिस्टेंस विच इज x1 प्लस में ये पूरा डिस्टेंस विच इज अगेन ए बाई, है ना, माइनस ए बाई नहीं, ए बाई। डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है यार। तो x1 प्लस ए बाई, देयरफॉर पी एस डैश इज इक्वल टू ए प्लस ई x1, है ना। ये फोकल डिस्टेंस भी याद रख लोगे अगर आपको ये भी याद रखने हैं एज अ फॉर्मूला, मैं तो कहता हूँ इसको भी याद रख ही लो, ये भी यूज होता है काफी, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अब अगर मैं, आप लोगों को दिखा रहा होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं पी एस प्लस पी एस डैश को, तो मेरे पास आएगा 2a। अब यही इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन है। ये ऑल्टरनेट डेफिनेशन कैसे हुई, पी यहाँ पे एक मेरे पास देखो, पी यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है,
पी, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, रियली सॉरी। पी यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट है। जो पी है वो एक वेरिएबल पॉइंट है ना। ये भूल जाओ, ये एलिप्स पे है। अभी हम ऑल्टरनेट डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये भूल जाओ ये एलिप्स पे है। पी मेरे पास एनी, कोई भी एनी वेरिएबल पॉइंट है। और यहाँ पे एस एंड एस डैश आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो, एस एंड एस डैश आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो अगर मैं पी एस और पी एस डैश का सम कर दूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, टू ए कांस्टेंट ही है। तो एलिप्स की जो ऑल्टरनेट डेफिनेशन होती है वो ऐसे डिफाइन होती है: इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose sum of distances, whose sum of distances from यहाँ पे टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। सिर्फ यही नहीं है, आगे इसकी एक और चीज है: एंड प्रोवाइडेड दैट कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, सॉरी, देन डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। प्लीज माइंड माई हैंड राइटिंग, है ना। तो अब ये चीज मैंने क्या लिख दी, ये तो काफी आसान है कि एलिप्स कि अगर एक पॉइंट है जिसका सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स अगर एक कांस्टेंट आ रहा है, तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा वो एलिप्स होगा, मतलब वो पॉइंट एलिप्स पे लाई करेगा। लेकिन अब ये चीज क्या लिख दी मैंने, तो देखो यहाँ पे एक बार इंग्लिश पढ़ लो: एंड प्रोवाइडेड दैट कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तो मतलब ये जो कांस्टेंट आया है हमारा, दैट इज टू ए, दैट शुड बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है हमारा, दैट इज टू ए ई। तो मतलब जो हमारा कांस्टेंट आया है, जो सम का कांस्टेंट आया है, वो उन दो फिक्स पॉइंट्स के डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये एलिप्स बनेगा। अगर मान लो बराबर हो गया या कम हो गया, तब क्या होगा? तब मैं बात करूंगा जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एक वीडियो बनाऊंगा। जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे वीडियो बनाऊंगा, तो उस केस में मैं इस चीज पे बात करूंगा कि यार अगर डिस्टेंस बराबर हो गया या डिस्टेंस कम हो गया, तो उस केस में क्या करना है। ठीक है, तो जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे वीडियो बनाऊंगा तब मैं वहां डिस्कस करूंगा, वहां डिस्कस करना ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये बस ये प्रूफ था इसका, ऑल्टरनेट डेफिनेशन का। काफी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एलिप्स में ही नहीं, एज वेल एज हाइपरबोला, उसमें भी बस यही करना है। मान लो मैंने यहां ले लिया, यहां पॉइंट ले लिया पी, x1 कॉमा y1, ये वाला s1, ये वाला पॉइंट s2। ठीक है, ये है ना, ये है m, और ये है m डैश। तो बस अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें बार बार समझाने में। तो जो पी एस है, दैट इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, विच इज इक्वल टू ई टाइम्स, अब पी एम कैसे लिखेंगे? पी एम इज एक्स वन माइनस ए बाई ई, एक्स वन माइनस ए बाई ई, है ना। तो पी एस इज इक्वल टू ई एक्स वन माइनस ए। और अगर पी एस वन यहाँ पे पी एस टू लिखूं तो दैट इज ई टाइम्स पी एम डैश, which is equal to E into x1 plus a by E. तो PS2 is equal to E x1 plus a। अब देखो, यहाँ पे पिछले वाले में हमने दोनों को ऐड किया था, इसमें
आपको दिख रहा होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तब मैं मॉड लगाऊंगा। अभी बताता हूँ मॉड किसने लगाया है। मॉड ऑफ पी एस वन माइनस सॉरी मॉड ऑफ पी एस वन माइनस पी एस टू इज इक्वल टू 2a, है ना। ए हमारा डिस्टेंस है, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है मॉड। अब मैंने मॉड यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि पी जो है वो एक वेरिएबल पॉइंट है। पता नहीं कि उसका डिस्टेंस S1 से ज्यादा है S2 से, या फिर S2 का ज्यादा है S1 से। इसलिए और ये जो साइड है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें जबरदस्ती मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं। तो मॉड लगाना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन सुनो, मैं फिर से एक बार अंग्रेजी बकता हूँ। If P is a variable point, if P is a variable point and its difference and the difference of its distances from two fixed points is equal to a constant, provided that constant, यहाँ पे आ जाएगा provided that constant is less than the distance between those two points, then the locus of P is a hyperbola. Then the locus of P is a hyperbola, है ना। ये भी काफी जरूरी है। अब देखो, अच्छा अगर आपको ये मतलब याद रखने में दिक्कत होगी ना कि कौन से में ग्रेटर लेना है कौन से में लेस लेना है, तो यार आप बस ये याद रखो कि मेरे को ये पता है कि पी एस प्लस पी एस डैश एलिप्स के केस में 2a होता है, और S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2ae। और मेरे को ये पता है कि इसमें इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में रहती है, तो अगर मैं 2a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो कम ही होगा ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मैं 2a को e से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज ही होगी ना। तो उस वजह से यहाँ पे आएगा कि जो कांस्टेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन S1 S2, है ना। और यहाँ पे भी वही सेम बात है। मुझे पता है कि पी एस वन माइनस पी एस टू का जो मॉड्यूलस है दैट इज इक्वल टू 2a, और S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2ae। लेकिन हाइपरबोला के केस में e इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली S1 S2 की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस केस में जो कांस्टेंट होगा वो S1 S2 के बीच के डिस्टेंस से छोटा होगा, है ना। ऐसे याद रख सकते हो आप, अगर आपको डेफिनेशन नहीं रटनी है तो। ठीक है, तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब इसमें अगर डिस्टेंस ये जो वैल्यू के की वैल्यू अगर ये इसके बराबर हो गई या इससे ज्यादा हो गई तब क्या होगा, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में बात करेंगे स्पेसिफिकली। हाँ, अब देखो, अब ये सारी चीज हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ सर्कल, हाँ अब हमें लोकस निकालना है, फाइनली लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। हमें एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है हु टचेस टू फिक्स सर्कल्स एक्सटर्नली। अब देखो, इसके लिए अलग से बना रखा है मैंने, ये मिकी माउस सा। तो देखो, अगर मान लो ये है ए, एच कॉमा के, है ना। तो अच्छा वैसे इसमें ये C1 C2 कह रहा हूं, ये दीज टू आर माई फिक्स सर्कल्स। ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये दोनों के दोनों फिक्स्ड हैं, सॉरी फिक्स्ड। यहाँ पे हमें एच कॉमा के वैसे कंसिडर करने की जरूरत है नहीं। मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। पॉइंट ए, अब मुझे S1 ये एच कॉमा की कंसिडर करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसका लोकस निकालने के लिए अभी एलिप्स और हाइपरबोला की जो ऑल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ी है उसका यूज करूंगा। अब देखो, ये सर्कल फिक्स्ड है, ये सर्कल फिक्स है, इसकी रेडियस R2 बोल लो, इसकी रेडियस R1 बोल लो। हमारा ये जो वेरिएबल सर्कल है इसकी रेडियस बोल लो R, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर भी वेरिएबल ऑफ कोर्स। तो अगर यार अब मैं देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं लिखूं ए सी वन का मैं डिस्टेंस लिखूं, सो दैट इज R+R1 ऑब्वियसली। और अगर मैं A C2 का डिस्टेंस लिखूं दैट इज R+R2 ऑब्वियसली। तो अरे यार अब मैंने यही पे तो बताया ये चीज, देखो ना। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं,
AC1 माइनस AC2। अगेन मॉड लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं, R तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये R1 माइनस R2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मॉड लगाना पड़ेगा, अब क्योंकि पता नहीं ना R1 R2 में से बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे भी मॉड लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें कांस्टेंट ही तो है यार। ये तो सर्कल फिक्स थे ना, तो R1 कांस्टेंट होगा, R2 कांस्टेंट होगा, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। देयरफॉर AC1 माइनस AC2 इक्वल टू आ गया कांस्टेंट के। देयरफॉर द लोकस ऑफ A इज अ हाइपरबोला। हाइपरबोला लोकस आ गया बस। अगेन इसमें देखो, अब जो मेरा वेरिएबल सर्कल है वो है ये वाला मेरा फिक्स्ड है, और ये वाला भी फिक्स्ड है। इसके सेंटर को C1, इसके सेंटर को C2। जो ये रेडियस है R, ये R1, ये रेडियस है R2, ये रेडियस को मैं बोल दूंगा R। तो अगेन अब चलो AC1 अगर हम निकालेंगे, तो AC1 देखो, ये पूरा है, ये पूरा R1 है। अगर मैं इस पूरे R1 में से ये R सब्ट्रैक्ट कर दूं तो AC1 आ गया। सो दैट इज R1 माइनस R। AC2 तो यार डायरेक्ट है, AC2 इज इक्वल टू R2 प्लस R। अब सीधा ऐड कर दो, A1 C1 प्लस A2 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देयरफॉर AC1 प्लस AC2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो locus of A is an ellipse। सॉरी, अच्छे से लिखते हैं इसको, locus of A is an ellipse। ठीक है, तो आई होप ज्यादा लंबी वीडियो ना बनी हो। चलो वो तो मैं जब एडिट एडिट करूंगा तब देख के ही पता लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच अगर आपने एंड तक देखा। लास्ट वीडियो पे जितना मैंने रिस्पॉन्स सोचा था उससे काफी अच्छा है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अगर आपको बीच में थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस की प्रॉब्लम हुई हो, वैसे तो मैं एडिटिंग में कोशिश करूंगा सारी हटा दूं, बट हुई हो तो प्लीज आई एम रियली रियली सॉरी। आई एम मतलब क्या कहते हैं उसको, एमेच्योर कहते हैं शायद। आई एम वेरी एमेच्योर एट दिस, है ना। लैपटॉप की बैटरी भी बहुत कम है, चार्जिंग पे नहीं लगा रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। Love you all and see you in the next video. And next video I'll be making of calculus. So don't worry, सारी coordinate geometry की नहीं बना रहा हूँ। Thank you. Love you all.